Hello everyone, welcome back to our channel Study IQ Low Entrance. I hope you all are doing very well और आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। लास्ट जो क्लासेस थी उसके अंदर हम लोगों ने जो है कॉन्ट्रैक्ट कैसे फॉर्म होता है, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होती हैं, क्या स्टेप्स होते हैं, फ्री कंसेंट क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करी थी। आज हम बात करने वाले हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। यानी कि जब दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो उन दोनों के बीच में जो है कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ लाइबिलिटीज होती हैं। जब वो दोनों पार्टीज अपनी उन लाइबिलिटीज से फ्री हो जाती है, उन ऑब्लिगेशन से फ्री हो जाती है, तो इसका मतलब होता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो डिस्चार्ज हो गया है। तो कंटिन्यू करते हैं इस चीज को। सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा कहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करी गई है, जिसका जो मैंने अभी आपको समझाया है वही वाला उसमें डेफिनेशन दी हुई है। दैट इज डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मींस टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप। यानी कि दोनों पार्टीज की जो भी ऑब्लिगेशंस हैं या जो भी कुछ लाइबिलिटीज है, उनसे वो दोनों पार्टीज जो है फ्री हो जाए, उनका जो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन है वो टर्मिनेट हो जाए, वो खत्म हो जाए, तो उस चीज को हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। डिस्चार्ज होने के बाद जब एक कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो जाता है तो पार्टीज जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस, अपनी लाइबिलिटीज से फ्री हो जाती है। ये हमारा सिंपल सा मीनिंग होता है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। अब डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के ना कुछ मोड्स होते हैं, उन मोड्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिकली 5 मोड्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस, जो कि हमारा कवर होता है सेक्शन नंबर 37 और सेक्शन नंबर 67 में। तो इसके अकॉर्डिंग क्या चीज होती है कि जब दोनों पार्टीज अपनी अपनी साइड वाली जो भी ऑब्लिगेशंस हैं या जो भी उनकी लाइबिलिटीज हैं उनको जब परफॉर्म कर देती है, तो वहां पर जो है आगे उनका कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, यानी कि उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, क्योंकि दोनों ही पार्टीज ने अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दिया, अपनी अपनी लाइबिलिटीज को फुलफिल कर दिया है। तो ऐसे बाय उन्होंने परफॉर्म करके अपनी लाइबिलिटीज, ठीक है, अपने ऑब्लिगेशंस को परफॉर्म करके फिर जब डिस्चार्ज होता है तो उसको बोलते हैं डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। यानी कि व्हेन पार्टीज परफॉर्म देयर रेस्पेक्टिव प्रोमिसेस, जब दोनों पार्टीज अपने अपने साइड के जो प्रोमिसेस है उनको कंप्लीट कर लेती है, तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वहां पर खत्म हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। इसका ये मीनिंग है। इसके अंदर हमारे आते हैं दो टाइप्स। सबसे पहला आता है एक्चुअल परफॉर्मेंस और दूसरा आता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल परफॉर्मेंस में क्या चीज होती है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि जैसे ए पार्टी है, ए ने जो है बी को बोला कि वो उसको अपनी कार 3 लाख रुपए में बेचेगा। बी ने उसको क्या चीज बोली कि ठीक है, मैं आपकी कार को जो है वो 3 लाख रुपए में खरीद रहा हूं। यहां पर क्या चीज होती है कि ए जो पार्टी है ना वो बी को अपनी कार दे देता है, और उधर से जो बी पार्टी है वो अपने 3 लाख रुपए ए पार्टी को दे देते हैं। यहां पर क्या चीज हुई है कि दोनों ने अपने अपने पार्ट के जो प्रोमिसेस है ना वो कंप्लीट कर लिए हैं। कंप्लीट कर लिए हैं इसका मतलब यह है कि एक्चुअली परफॉर्म कर लिए हैं। अब उन्होंने वो एक्चुअली परफॉर्म किए, इसलिए वो आ जाता है एक्चुअल परफॉर्मेंस के अंदर, यानी कि दोनों पार्टीज ने अपना अपना पार्ट प्ले कर लिया है। फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, बोथ पार्टीज फुलफिल देयर ऑब्लिगेशंस, ये हमारा होता है एक्चुअल परफॉर्मेंस में। फिर सेकंड जो हमारा टाइप आता है वो आता है हमारा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, और उसको हम लोग बोलते हैं टेंडर परफॉर्मेंस। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या फिर टेंडर परफॉर्मेंस। इसमें क्या चीज दिखी हुई है कि प्रोमिसर ने ऑफर किया परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, लेकिन प्रोमिसी ने रिफ्यूज कर दिया। तो ऐसी वाली चीज कंडीशन के अंदर भी क्या चीज होती है कि तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिस्चार्ज हो जाता है। इसको हम लोग जो है उससे समझ लेते हैं एक बारी कि क्या मीनिंग, मतलब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि अगर मान लो ए पार्टी है, ठीक है, ए ने जो है बी को बोला है कि वो अपनी कार उनको 5 लाख में सेल करेंगे, ठीक है। इधर से बी ने भी उस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, इस वाले ऑफर को, कि ठीक है मैं 5 लाख रुपए में आपकी कार खरीदता हूं। लेकिन क्या चीज होती है कि ए जो है ना, ए बी को बाद में ये वाली चीज बोलता है कि मैं जो है आपको अपनी कार ना कल डिलीवर कर दूंगा। ये तो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, ये तो अटेम्प्ट कर रहा है ना उस चीज के लिए, उस प्रॉमिस को कंप्लीट करने के लिए, अपनी एंड के ऑब्लिगेशन को कंप्लीट करने के लिए। इसने बी को बोला कि मैं अपनी जो कार है वो कल आपको डिलीवर कर दूंगा। लेकिन इस सिनेरियो में क्या चीज हुई कि जो प्रोमिसी है, यानी कि जो बी पार्टी है ना, उसने ये वाली चीज बोली कि नहीं आप ना मत लेके आना, क्योंकि मेरे पास तो पैसे हैं ही नहीं अभी।
ठीक है, तो यानी कि ए जो है, ए के एंड से उसने अटेम्प्ट किया, लेकिन जो प्रोमिसी है जिसको वो कार देनी थी उसने उसको मना कर दिया, तो ये जो है ये हमारा फॉल होता है अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के अंदर। तो यहां पर जो है इनका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अब ये नहीं खरीद रहा उसकी कार। ठीक है, ये वाली चीज होती है। इसका हम लोगों ने ए वाला जो एग्जाम्पल है वो मैंने आपको पहले समझा दिया था। ये दूसरा एग्जाम्पल है कि अगर मान लो ए ने एग्री किया है कि वो 100 बैग्स ऑफ राइस जो है वो बी को बेचेंगे, ठीक है, और उसके बदले में बी उनको पैसे पे करेंगे। जैसे ही वो उनको 100 बैग देता है राइस के ए पार्टी बी पार्टी को, और बी उनको पे करता है, वैसे ही उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो खत्म हो जाता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट हमारा डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, यानी कि उसने अपने पार्ट पर कंप्लीट कर दिया। अगला बढ़ते हैं, सेकंड वाले पे आते हैं हम लोग। ठीक, जिसके अंदर लिखा हुआ है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, जो हमारा आता है सेक्शन नंबर 62 एंड 63 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। यानी कि सेक्शन 62 और सेक्शन 63 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो बात करता है कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअल एग्रीमेंट्स के थ्रू डिस्चार्ज हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या है कि जब पार्टीज जो हैं, दोनों पार्टीज मिलके इस चीज पे एग्री करती हैं कि या तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करेंगे या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑल्टर करेंगे, यानी कि कुछ उसमें ऑल्ट्रेशंस करेंगे उसके टर्म्स एंड कंडीशंस में। दोनों पार्टीज की आपसी सहमति होनी चाहिए, आपसी कंसेंट होना चाहिए इस चीज के लिए। ठीक है, तो कंसेंट के थ्रू अगर ये वाली चीज हो रही है तो यानी कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से उस चीज का डिस्चार्ज हो रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट का डिस्चार्ज हो रहा है। इसके अंदर हमारे जो है ये 5 टाइप्स होते हैं डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट में, जिसको एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहला आता है नोवेशन। नोवेशन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ द ओल्ड वन, यानी कि जो एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था उसकी जगह पे दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट ले आते हैं, उस चीज को हम लोग कहते हैं नोवेशन। यानी कि पुराना वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अब खत्म हो गया है, उसकी प्लेस पे एक नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया है, तो ये हमारा हो गया नोवेशन। सेकेंड हमारा आता है रिसेशन, जिसके अंदर क्या होता है? कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल कंसेंट, जिसमें दोनों ही पार्टीज मिलके ये वाली चीज डिसाइड करती है कि हमें ये वाला कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं लेके जाना, म्यूचुअली वो डिसाइड करके उस कॉन्ट्रैक्ट को एंड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिसेशन। जैसे कि मान लो ए पार्टी है, ए ने जो है बी को बोला कि मैं जो है आपको अपना घर 75 लाख में सेल करना चाहता हूं। ठीक है, ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसके अंदर ए ने बोला कि वो 75 लाख में अपना घर बी को बेचना चाहता है। पहले बी ने भी जो है इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, अपना एक्सेप्टेंस दे दिया कि ठीक है 75 लाख में मैं आपका घर खरीदता हूँ। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या चीज होती है, जब उनको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करना होता है, यानी कि ए को अपना घर जो है बी को देना होता है और बी को वो 75 लाख ए को देने होते हैं, तो उस टाइम पे क्या चीज होती है कि बी जो है ना वो ये वाली चीज बोल देता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, और ए का भी समहाउ मूड चेंज हो जाता है अपना घर बेचने का। तो ये दोनों पार्टीज म्यूचुअली डिसाइड कर लेती है कि यार मेरे को अपना घर नहीं बेचना, और दूसरी वाली जो पार्टी वो ये कहती है कि मैं पैसे नहीं देना चाह रही। तो यहां पर उन्होंने म्यूचुअली डिसाइड करके उस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया, तो ये हो गया हमारा रिसेशन। ठीक है, फिर हमारा आता है थर्ड ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन में क्या चीज होती है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस थी उनको ऑल्टर करना। ठीक है, टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आर चेंज्ड विद कंसेंट। कंसेंट होना दोनों पार्टीज का इंपॉर्टेंट है कि टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो चेंज कर दी। जैसे कि अगर मान लो पहले इसी वाले एग्जांपल को ले लेते हैं कि पहले ए और बी के अंदर ये वाली चीज डिसाइड हुई थी कि वो अपना घर 75 लाख में बेचेगा, फिर इन दोनों की आपस में कुछ बात होती है और ये दोनों जो है डिसाइड करते हैं कि 75 लाख की जगह 70 लाख में कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों ने जो है म्यूचुअली डिसाइड किया है, और जो कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स थी यानी कि 75 लाख जो थे उनको चेंज करके उन्होंने 70 लाख रुपए कर दिया। तो ये हमारा हो जाता है ऑल्ट्रेशन। ठीक है, जहां पर टर्म्स जो है कॉन्ट्रैक्ट की वो कंसेंट के साथ में चेंज हुई है। ये हमारे 3 चीजें होंगे। फिर फोर्थ पे चलते हैं, रिमिशन। रिमिशन क्या बोलता है? दैट प्रोमिसी एक्सेप्ट्स लेसर परफॉर्मेंस। जो पार्टी प्रोमिसी है, यानी कि
जिसको जो है प्रोमिसर ने ये वाली चीज़ बोली है कुछ चीज़ करने के लिए, ठीक है, या फिर ये बोलो कि कॉन्ट्रैक्ट में किसी चीज़ को लेने देने का जो उनका प्रॉमिस हुआ है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। तो वहां पर रिमिशन में क्या चीज़ है कि प्रोमिसी जो है ना वो लेसर जो परफॉर्मेंस है ना प्रोमिसर के पार्ट पे उसको भी एक्सेप्ट कर ले। जैसे कि ए और बी है, ठीक है, ये दो पार्टीज हैं। ए ने बी को बोला कि वो उनको 100 बैग्स देंगे राइस के, ठीक है, और इसके बदले में बी ने क्या चीज बोली कि वो उनको 1 लाख रुपए देंगे, ठीक। तो यहां पर क्या चीज है, ए ने जो है वो 100 बैग्स जो है राइस के वो बी को दे दिए, लेकिन बी ने क्या चीज करी कि उसको दे दिए 95 लाख, ठीक है, सॉरी ये हमारा बी था, इसने 95,000 जो है बी ने इंस्टेड ऑफ 1 लाख उसने दे दिए 95,000, और यहां पर बी जो है वो मान गया, ठीक है। बी ने बोला कि चलो ठीक है आप 95,000 दे दो, ये इन दोनों के आपस की म्यूचुअल कंसेंट था। तो ये हो गया हमारा रिमिशन, यानी कि प्रोमिसी ने उसकी लेसर परफॉर्मेंस को भी एक्सेप्ट कर लिया, ठीक। फिर हमारा आता है वेवर। वेवर में क्या चीज है कि वॉलेंट्री अबेंडमेंट ऑफ राइट्स, यानी कि वॉलेंट्रली अपने राइट्स को गिव अप कर देना, अपने राइट्स को छोड़ देना, अबंडन कर देना, ठीक है, इसमें ये वाली चीज आती है। इसका एग्जाम्पल हम लोग जो है ये देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे है ये इसने 100 बैग्स जो है बी को देने की बात करी थी 1 लाख में, ठीक। फिर बाद में जो है कुछ ऐसी चीज हो जाती है जहां पर बी ए पार्टी, मान लो ए पार्टी उसको 90 बैग्स जो है ना राइस के वही दे पाता है। तो यहाँ पर जो है अब ये चाहे बी पार्टी तो ये मतलब केस भी उस पर फाइल कर सकता है कि भाई बात तो जो है हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो 100 बैग्स का हुआ था और इसने जो है मुझे 90 बैग्स दिए थे, लेकिन बी जो है वो ये चीज सोचता है कि चल यार ठीक है फिर मैं 90 बैग्स के पैसे दे दूंगा। तो यहां पर क्या चीज हुई है कि उसने बी जो पार्टी है उसने ए को स्यू करने की बजाय उसने क्या चीज करी, अपने राइट्स को अबंडन कर दिया, अपने राइट्स को छोड़ दिया, ठीक है। तो ये हमारे 5 टाइप से जिसके थ्रू म्यूचुअल एग्रीमेंट के थ्रू जो है डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ए ने बी को जो है वो 10,000 रुपए देने थे, ठीक, लेकिन दोनों के दोनों क्या एग्री कर जाते हैं कि बी को जो है इस चीज पे मतलब वो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, हम ये बेसिकली देख रहे हैं नोवेशन वाला कि जिसमें एक नया कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो बन जाता है। ए ने बी को देने थे 10,000 रुपए, लेकिन ये दोनों जो पार्टीज है ना ए और बी ये इस चीज पे एग्री कर जाते हैं कि ए जो है ना वो उसको 10,000 रुपए तक की कोई सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो यहां पर क्या हो गया, नोवेशन के थ्रू डिस्चार्ज हो गया ये वाला, क्योंकि एक पुराना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो वाला तो एंड हो गया जिसमें उसको 10,000 रुपए देने थे। अब उन्होंने क्या चीज करी, उसको सब्स्टिट्यूट कर दिया 10,000 रुपए की सर्विसेज में, यानी कि अब वो उसको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा उतने ही अमाउंट की। तो ये उनका हो गया एक नया कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां पर डिस्चार्ज हो गया नोवेशन के थ्रू, ठीक है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, थर्ड मोड जो है वो ये कहता है डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि एक टाइम पीरियड जो होता है वो निकल जाने के बाद, कि एक प्रॉपर एक टाइम पीरियड जो है वो डिसाइडेड रहता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, अगर वो वाला टाइम पीरियड निकल जाता है तो कैसे डिस्चार्ज होता है। तो अगर मान लो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अपने लिमिट उसमें जो गिवन लिमिटेशन पीरियड है, ठीक है, उसमें अगर वो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्स नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब लिमिटेशन एक्ट के अंडर आता है ये वाला, तो ये जो है हमारा अनइन्फोर्सिएबल हो जाता है, ठीक है। यानी कि अगर मान लो दो पार्टीज हैं ए और बी, इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर ए जो है बी को अपना घर देता है, ठीक है, इसने इसको अपना घर दिया है 1 करोड़ में मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। ए और बी के बीच में एग्रीमेंट है कि ए जो है वो 1 करोड़ रुपए में अपना घर बी को बेचेगा, और उसने क्या चीज बोली है कि 12 महीने में जो है आप मेरे को अपना ये जो पैसा है ना 1 करोड़ रुपए ये मेरे को पे कर देना। अब
ए जो है अपने घर के सारे कागज वागज इसके बी के नाम पे कर देता है, मतलब इसकी ए के घर के ओनरशिप चली जाती है बी के पास में। अब बी के पास में 12 महीने का टाइम है उसके वो पैसे रिटर्न करने का। लेकिन क्या चीज होती है कि बी जो है ना वो उसको 6 महीने तक तो पैसे दे देता है। 6 महीने में मान लो कि उसने दे दिया उसको 75 लैक्स, यानी कि इतने रुपए वो उसको दे चुका है। फिर अगले 6 महीने वो उसको कोई पैसे नहीं देता, अभी भी उसके 25 लाख रुपए बचे हुए हैं, ठीक है। अब ए के पास जो है वो 6 महीने का टाइम है कि वो उसको दे। जैसे ही वो 12 महीने निकले, यानी कि तुम्हारा जो मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना जिसमें 12 महीने के अंदर अंदर उसको पैसे देने थे, वो वाला टाइम पीरियड अब खत्म हो गया। अब ए के पास में ये वो राइट है कि वो कोर्ट में जा सकता है, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर, क्योंकि ये हो गया हमारा लिमिटेशन पीरियड की, लिमिटेशन एक्ट जो है ना उसके अंदर क्या चीज होती है कि 3 साल का आप लोगों के पास में टाइम पीरियड होता है जब आप कोर्ट में जा सकते हो, ठीक। लेकिन ए ने क्या चीज की, ए जो है उन 3 साल में नहीं गया, वो गया 10 साल के बाद कोर्ट में। तो यहां पर कोर्ट क्या चीज बोलेगा कि आपने अपना लिमिटेशन पीरियड जो है ना वो आपने गवा दिया, वो आपका निकल चुका है। अब अगर वो निकल चुका है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अनइन्फोर्सेबल हो गया, कोर्ट ऑफ लॉ उसको इन्फोर्स नहीं कराएगा। ये होता है हमारा डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम पीरियड उसमें गिवन है, जो टाइम पीरियड आपके पास है, अगर उसी टाइम पीरियड के अंदर आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट नहीं किया तो आपका कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल हो जाता है, यानी कि डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मनी लैंडिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि 3 साल के अंदर अंदर इन्फोर्स होने जरूरी होते हैं। 3 साल का जब टाइम पीरियड निकल जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, क्रेडिटर मतलब उसको सू नहीं कर सकता कोर्ट ऑफ लॉ में, और ये जो है डिस्चार्ज हो जाएगा उनका कॉन्ट्रैक्ट अनइन्फोर्सेबल हो जाएगा। फिर हमारा आता है 4th पॉइंट जिसके अंदर बोला गया है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। यानी कि लॉ के अंदर ही उसका मतलब वो डिस्चार्ज हो जाए, वो अनइन्फोर्सेबल हो जाए कानून की नजरों से, ठीक है। तो इसके अंदर होते हैं हमारे 3 पार्ट्स। सबसे पहला जो आता है वो आता है हमारा डेथ का। अगर कॉन्ट्रैक्ट किसी पर्सनल स्किल के ऊपर डिपेंडेंट है तो जैसे ही उस बंदे की डेथ होती है वैसे ही तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। कि मान लो आपने जो है किसी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, किसी पेंटर के साथ में ये वाली चीज बोली कि भाई तुम मेरी बहुत अच्छी सी एक पेंटिंग बना दो। अब ये उसकी पर्सनल स्किल है, तो वो जो बंदा है वो आपकी पेंटिंग बनाने से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, यानी कि वो मर जाता है। अब यहाँ पर क्या चीज हुई है कि उसकी पर्सनल स्किल है एक पेंटिंग करने की। ये तो है नहीं कि उसके पार्ट पे जो है उसके लीगल हायर्स या लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है वो लोग कर लेंगे उस चीज को। तो यहाँ पर अगर पर्सनल स्किल के ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट डिपेंडेंट है और इस सिनेरियो में अगर उस पर्सन की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन ये जो चीज है वो सिर्फ हमारी किस पे डिपेंडेंट है, पर्सनल स्किल के ऊपर। सिर्फ पर्सनल स्किल पे ही जो है वो डिस्चार्ज होएगा कॉन्ट्रैक्ट का डेथ के मामले में। लेकिन अगर ये वाली चीज है कि आपने जो है अपना घर किसी को बेचा है और उसको आपको पैसे देने हैं और जिस बंदे से आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसकी डेथ हो जाती है, वो मर जाता है, इस केस में क्या होगा कि उसके जो लीगल हायर्स है, जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स है, फिर उनको आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट आपका इन्फोर्सेबल रहेगा। लेकिन अगर पर्सनल स्किल्स पे है तो जैसे ही उस बंदे की डेथ होती है वैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है। फिर हमारा आता है बी, दैट इज इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मतलब दिवालिया निकल जाना। इंसॉल्वेंट पर्सन रिलीज्ड फ्रॉम लाइबिलिटीज। जैसे कि मान लो किसी भी कंपनी को या किसी भी पर्सन को बैंकरप्ट घोषित कर दिया, दिवालिया घोषित कर दिया, तो उस केस में क्या होगा कि आपने देखा भी होगा बैंक्स वगैरह क्या चीज करते हैं कि अगर कोई बैंकरप्ट हो जाता है तो उसके जितने भी एसेट है ना उन सबको वो अपने अंडर में ले लेते हैं और फिर उसके बाद जिस जिस इंसान को मतलब उसको पैसे देने या बैंक को देने या वोट एवर जो भी उसकी लाइबिलिटीज है वो उस एसेट को बेच के फिर उसको भरा जाता है, ठीक है। तो अगर बंदा इंसॉल्वेंट ही हो गया है, दिवालिया ही हो गया है, तो वो अपनी सारी लाइबिलिटीज से फ्री हो जाता है, उसके सारे कॉन्ट्रैक्ट्स डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। फिर थर्ड हमारा आता है मर्जर का। मर्जर जो है, मर्जर का एक सिंपल सा मतलब होता है मर्ज करना, मिक्स करना, यानी कि मिला देना, ठीक है। इनमें क्या होता है कि जो इंफीरियर राइट्स है ना वो हमेशा सुपीरियर राइट्स में मर्ज होते हैं।
यानी कि एक कुछ आपका इंफीरियर राइट है और कुछ आपके सुपीरियर राइट्स है, तो इंफीरियर राइट्स को उठा के उसके साथ में जो सुपीरियर राइट्स है उसके अंदर मिला दिया जाता है, और सिर्फ सुपीरियर राइट्स जो है ना वो फिर आपके आगे कंटिन्यू करते हैं, वो इंफीरियर राइट्स जो है वो खत्म हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि मान लो ए और बी है, उनका आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये है ए पार्टी और ये है बी पार्टी। ए पार्टी ने अपना जो घर है वो बी को दिया है रेंट पर 12 महीने के लिए, ठीक है, फॉर 12 मंथ्स। यहां पर बी को जो है वो 12 महीने तक अपना एक घर मिल गया है रेंट पे, यानी कि बी पार्टी जो है उसको ए को रेंट पे करना है। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स बी के पास में पैसा आ जाता है, 6 महीने के बाद बी के पास पैसा आ गया। बी ने क्या चीज करी, ए का जो घर है वो खरीद लिया, यानी कि ओनरशिप ले ली उसकी, ठीक है। तो यहां पर क्या चीज है कि जो उसका इंफीरियर राइट है ना वो था रेंट की डीड, ठीक, और जो उसका सुपीरियर राइट है वो क्या है, ओनरशिप। अब जैसे ही 6 महीने के बाद उसने ए का घर खरीदा, वैसे ही वो घर का मालिक हो गया, यानी कि घर की ओनरशिप ए के पास, बी के पास में चली गई है। तो अब जो है उसको आगे के जो 6 महीने उनका रेंट नहीं पे करना, यानी कि उसका जो एक इंफीरियर राइट था रेंट पे करने का, रेंट डीड वाला, वो वाला उठ के मर्ज हो गया उसके ओनरशिप वाले राइट के अंदर। अब उसका जो रेंट डीड वाला जो राइट है वो उसका वहीं पर ही खत्म हो जाता है, और अब उसका ओनरशिप वाला जो राइट है वो चलेगा, यानी कि एक सुपीरियर राइट चलेगा। तो ये होता है मर्जर का मतलब, ठीक। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर हम लोग चलते हैं लास्ट वाले मोड के ऊपर, जो कि है हमारा डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, जो कि कवर करता है सेक्शन नंबर 56। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो भी कोई एक्ट है उसको करना इम्पॉसिबल हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाते हैं। यानी कि इम्पॉसिबल टू परफॉर्म अगर कुछ चीज है, सब्जेक्ट मैटर हो चाहे कोई एक्ट हो, अगर वो इम्पॉसिबल है करना तो मतलब वो डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी हो जाएगा। इसके हमारे ना दो टाइप्स होते हैं। सबसे पहला आता है हमारा इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, जिसके अंदर ये वाली चीज बोली गई है कि कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा एक्ट, ठीक, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मैटर, कुछ भी चीज हो जो स्टार्टिंग से ही, इनिशियल यानी कि स्टार्टिंग से ही परफॉर्म करना अगर इम्पॉसिबल है तो ऐसे एग्रीमेंट वॉइड फ्रॉम बिगनिंग यानी कि वॉइड एब इनिशियो होते हैं। ये वाला हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था, पहले वाली उसमें भी कवर किया हुआ है। अगर इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी है यानी कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जब वो कॉन्ट्रैक्ट बना था तभी उसकी परफॉर्मेंस करना इम्पॉसिबल था, तो इसका मतलब ये है कि ऐसे एग्रीमेंट्स वॉइड एब इनिशियो होते हैं, यानी कि वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग एग्रीमेंट्स वो होते हैं। जैसे कि मान लो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, आप गर्लफ्रेंड जो बॉयफ्रेंड है वो गर्लफ्रेंड को क्या चीज़ बोल रहा है कि यार तू मेरे से लिखवा के ले ले कि मैं तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, स्टैंप पेपर पे लिखवा ले, स्टैंप लगवा ले, ठीक है, ये वाली सारी चीज़ें उसको बोल देता है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी तुम्हारे लिए चांद तारे नहीं तोड़ के लेके आ सकता। ये एक्ट जो है, इस एक्ट की परफॉर्मेंस जो है वो स्टार्टिंग से ही इम्पॉसिबल है। कैसे लेके आओगे आप चांद तारे तोड़ के? नहीं लेके आ सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है कि ये वाले जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो वॉइड एब इनिशियो होते हैं, तो इनकी इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी हो गई। सेकेंड टाइप हमारे पास आता है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी, जिसको हम सुपरवेनिंग भी बोलते हैं। इस केस में क्या चीज होती है इस वाले टाइप के अंदर कि जब तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था तो उसकी परफॉर्मेंस करना पॉसिबल था, यानी कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, वो वॉइड नहीं था, ठीक है, ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हुई, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आ गए कि जिनकी वजह से अब उसको परफॉर्म करना मुश्किल है, तो उस मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। जैसे कि मान लो ए और बी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक है, कि ए जो है वो अपना घर बी को बेचेगा, ए जो है अपना घर बी को बेच रहा है, बदले में बी उसको जो है 1 करोड़ रुपए देगा। उन लोगों का जिस दिन प्लान था, जैसे मान लो कि कल उन लोगों को अपना ए जो है
ए को अपना घर बी के नाम पे ट्रांसफर करना था, उसकी ओनरशिप बी के नाम पे ट्रांसफर करनी थी, लेकिन रातों रात क्या होता है कि उसके घर में आग लग जाती है और घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अब कल आप बेचोगे क्या, क्योंकि आपने जिस सब्जेक्ट मैटर के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, यानी कि घर तो आपका डिस्ट्रॉय हो चुका ना, घर तो आपका जल गया रातों रात। अब आप कल उसको क्या चीज बेचोगे? तो यानी कि ये चीज, ये जो एक्ट है वो करना अब इम्पॉसिबल हो गया। किस वजह से? आग लगने की वजह से। क्योंकि जब उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, घर बेचना था, 1 करोड़ में बेचना था, दोनों चीजें थी, सही थी। लेकिन अब आपके पास में वो सब्जेक्ट मैटर बचा ही नहीं है, अब आप बेचोगे क्या? तो उस सिनेरियो को क्या चीज बोलते हैं? सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। जो किसी सर्कमस्टेंसेस की वजह से, कोई ऐसा एक्ट होने की वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट ना हो, आगे इम्पॉसिबल हो उसको परफॉर्म करना, उसकी परफॉर्मेंस, तो वो डिस्चार्ज हो जाता है बाय इम्पॉसिबिलिटी। इसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो है जैसे कि डिस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट मैटर डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, या फिर लॉ में कोई चेंज आ जाए, या फिर वॉर हो जाए, जैसे एलियन जो एनिमीज होते हैं उनके साथ में आप लोग नहीं कर सकते हो। 2 कंट्रीज के बीच में अगर वॉर हो रहा है तो आपके जितने भी कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी जो हुए होते हैं ना, जो उस टाइम पे वैलिड होते हैं, तो वॉर के टाइम पे आपके वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं, ठीक है। या फिर पार्टी की डेथ हो गई, जहां पर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो मैटर वो हो, जहां पर पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे हो और वहां पर पार्टी की ही डेथ हो जाए, तो वहां पर भी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी हम लोग बोलेंगे, ठीक। इसका हम लोग एक केस लो देख लेते हैं, जो कि है टेलर वर्सेस कैडवेल, और ये 1863 का केस है। इस वाले केस में क्या चीज हुई थी कि एक हॉल था, म्यूजिक हॉल, जहां पर एक इवेंट परफॉर्म होना था। लेकिन इवेंट परफॉर्म में समझ जाओ कि मतलब डांस होगा, म्यूजिक होगा, जो भी था, किसी को गाना गाना था, सिंगिंग एंड ऑल, ये वाले इवेंट्स होने थे। लेकिन उस वाले इवेंट से पहले, वो जो इवेंट था, उस इवेंट से होने से पहले उस म्यूजिक हॉल में आग लग जाती है और वो जल जाता है। म्यूजिक हॉल बर्न डाउन बिफोर इवेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि अब वो इम्पॉसिबल है परफॉर्म करना। तो यहाँ पर कोर्ट ने यही वाली चीज बोली थी डिस्चार्ज करते हुए, दैट इट इज डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, क्योंकि अब वो म्यूजिक हॉल जो है वो बचा ही नहीं है, इस वजह से उसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। तो यहाँ पर इम्पॉसिबिलिटी के चलते वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। तो ये था हमारा आज का कंप्लीट सेशन, जहां पर हम लोगों ने डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में पढ़ लिया है कंप्लीटली। सारे हम लोगों ने उसके मोड्स देख लिए। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने पूरा बेस अपना क्लियर कर लिया था, और आज वाली में हमारा हो गया डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स कंप्लीट। तो अगली क्लास में हम लोग अगला कोई टॉपिक पूरा पढ़ेंगे कंप्लीटली। ओके, होप कि अब आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो समझ में आ रही होंगी। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन डाल दीजिए, आपका जवाब जो है वहाँ पे मिल जाएगा। पढ़ते रहिए और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।